जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि भारतीय प्रशासन जो है, क्षेत्र आधारित प्रशासन है। क्षेत्र आधारित प्रशासन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र के आधार पर प्रशासनिक इकाई बनाया गया है। समझ रहे हैं? तो सबसे शीर्ष पर कौन हो गया? सबसे ऊपर कौन हो गया? जिसको आप संघीय प्रशासन कहते हैं। संघीय प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संघीय शासन और प्रशासन बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। संघीय शासन और प्रशासन। संघीय शासन और प्रशासन का मतलब हो गया यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं ना? ये यूनियन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपका आ गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह वगैरह। फिर दूसरा लेवल है वो है प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन जो है वह आपका इंटरमीडिएट लेवल पर है प्रांतीय प्रशासन। समझ रहे हैं? शासन भी बोलिए, यहाँ पर शासन भी बोलिए। यहाँ शासन भी है और प्रशासन भी है। समझ रहे हैं? तो जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद होता है, मतलब उसके बाद अगर देखा जाए तो होता है परमंडल, उसको संभाग कहते हैं। संभाग कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं परमंडल। परमंडल मतलब समझते हैं? परमंडल भी कहते हैं। जो जहाँ पर हेड कौन बैठता है? जहाँ पर बैठता है कमिश्नर। यहाँ एक कमंडल परमंडल में प्रशासन ही होगा, यहाँ शासन नहीं होगा। फिर जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में कलेक्टर हो गया। जिला जिला स्तर पर दोनों है, शासन भी है प्रशासन भी है। तो शासन स्तर पर कौन कौन हो गया? जैसे आप कह सकते हो जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया। जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया, चाहे मेयर वगैरह जितने लोग हुए ना, जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया। समझ रहे? ये सब तो शासन का हिस्सा है, क्योंकि ये चुनाव से जीत उठ कर आते हैं। परिषद अध्यक्ष हो गया, मेयर वगैरह हो गया। समझ रहे? और चाहे जिला नियोजन समिति का चेयरपर्सन हो गया। और प्रशासन में कौन रहेगा? जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जाना था वो है डीएम, डिप्टी मजिस्ट्रेट या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसके नीचे फिर क्या आता है? अनुमंडल हो गया। तो अनुमंडल में भी कोई कुछ नहीं रहता है। अनुमंडल में जो है ना, एसडीओ या एसडीएम हो जाएगा। एसडीओ या एसडीएम हो जाएगा। यहाँ भी प्रशासन ही होगा। अनुमंडल प्रशासन हो गया। अनुमंडल प्रशासन हो गया। फिर प्रशासन ही बोली जाता। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में कौन हो गया? लास्ट में आ गया आपका प्रखंड हो गया, अंचल हो गया। तो प्रखंड बोलिए या अंचल बोलिए। तो प्रखंड और अंचल में आपको मिल जाएगा शासन और प्रशासन दोनों का रूप। यहाँ शासन का रूप कौन हो गया? जिसको हम लोग प्रमुख कहते हैं। प्रमुख मतलब समझ रहे हैं? जो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्था का हेड होता है, प्रमुख। और यहाँ पर प्रशासन का हिस्सा कौन हो गया? बीडीओ, सीओ, बीडीओ या सीओ। समझ रहे? सीओ वगैरह। ठीक है। और उसके नीचे क्या होगा? ग्राम हो गया। तो ग्राम प्रशासन, और इसमें भी प्रशासन और शासन दोनों का हिस्सा होगा। तो शासन में कौन होगा बतलाइए? शासन में मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गया, इन लोगों का चुनाव से ना जाता है। और प्रशासन में कौन हो गया? वीएलडब्ल्यू। वीएलडब्ल्यू समझ रहे हैं? कर्मचारी हो गया। वीएलडब्ल्यू नाम सुना है आपने? वीएलडब्ल्यू विलेज लेवल वर्कर। उसके बाद बहुत सारा आजकल हो गया है, शिक्षा मित्र है, न्याय मित्र है, समझ रहे कि नहीं सर? विकास मित्र है। ये सब क्या हो जाएगा? प्रशासन का हिस्सा है। इनका अपॉइंटमेंट होता है खास काम के लिए। क्लियर है? तो ये देखते हैं इतना लेवल प्रशासन काम करता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। जैसा कि आप जानते हो, भारत जो है राज्यों का संघ है, बोलते कि नहीं? भारत राज्य, आर्टिकल 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। समझ रहे हैं? उसके बाद आप मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये ना होता है राज्यों का संघ है आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 152 में क्या है बता सकते हो? आर्टिकल 152 में यहाँ से शुरू हो जाता है राज्य प्रशासन। तो आर्टिकल 152 में राज्य का नाम है, जितने राज्य है ना सबका नाम है। शुरू में जब अनुच्छेद 370 था,
तब तो जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं होता था। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं होगा, जम्मू कश्मीर अब अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य भी नहीं है और ऐसे भी सामान्य राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, क्लियर है? लेकिन अनुच्छेद 152 में राज्यों का उल्लेख है, 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जो क्रोनोलॉजी इसको जरा बेहतर ढंग से समझ लीजिए। जैसे आप देखिए आर्टिकल 52 से में आप देखते हो किसका है? राज्यपाल का राष्ट्रपति पद का प्रावधान होता राष्ट्र है। लेकिन 153 से शुरू होता है आपका, मतलब किसका? राज्यपाल का। तो राज्यपाल। कितना डिफरेंस है बता सकते हो? 101 आर्टिकल का डिफरेंस है लगभग, है कि नहीं? 101 आर्टिकल का। उसी प्रकार आप देखो 74 से शुरू हो जाता है आपका, 73 समझ होता है ना, 74 से 78 तक है। 74 से 78 तक क्या है? मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह आता है। समझ रहे? ये कहाँ से शुरू होगा? 165 से शुरू होगा। 165 से 169 तक जाएगा। समझ रहे? तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मतलब 101 का डिफरेंस है। 112 में है वर्चुअली क्या? राज्यपाल बजट का प्रावधान है। यहाँ 202 में राज्य का बजट का प्रावधान है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको, या चेक करते रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सब आर्टिकल तो रखना संभव नहीं है, लेकिन अगर उसका हम थोड़ा क्रोनोलॉजी हल्का-फुल्का समझ ले, तो याद करना आसान हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं भारत में राज्यपाल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते, पहले आर्टिकल देख लीजिए। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आर्टिकल 152 से शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 153 होगा, 153 यहाँ पर सुधारिए, क्या कि 153 में भी थोड़ी देर पहले हमने आपको 2 में क्या बताया? 152 में बतलाया कि राज्यों के नाम क्या है। 153 में क्या है? राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान है, कहा गया। तो फिर संघ की राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति क्या होता है? राज्यपाल में निहित होता है। समझ रहे हैं? यूजुअली एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है। समझ रहे हैं क्या? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। होता है कि नहीं होता है? मानते हैं इस बात को? समझ रहे हैं? लेकिन यस सर। जनरल कभी-कभी होता है ऐसा, ये विशेष परिस्थिति में होता है। यूजुअली प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। क्लियर है? जिसमें राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होता है। लेकिन राज्यपाल क्या हुआ? राज्य का डीजीओर प्रधान हुआ। डीजीओर मतलब समझते हैं? डी फैक्टो और डीजीओर। मैंने आपको बतलाया था, राज्यपाल क्या होता है? डी जीओर है। डीजीओर का मतलब हुआ, यहाँ डी छोटा हो जाएगा, डीजीओर। समझ रहे? डीजीओर होने का मतलब हो गया आपका जेवर, मतलब वैधानिक रूप वाला। और डी फैक्टो का मतलब क्या हुआ? वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में कौन है? मुख्यमंत्री होता है। समझ रहे हैं? और इसमें होता है गवर्नर होता है। तो गवर्नर हो गया आपका संवैधानिक प्रधान, और वास्तविक प्रधान हो गया सीएम। समझ रहे हैं? ये टॉपिक ऐसे भी इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा राज्यपाल का पद बड़ा चर्चा में रहा है। समझ रहे हैं? और इवन सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कुछ कहना पड़ा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 153 से शुरू हो जाता है, किसका? राज्यपाल के पद का शुरू हो जाता है। और आपने देखा, जैसे यहाँ पर देखिए 163 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है कि राज्यपाल के, उसके बाद आप देखते हैं कहाँ तक? 201 पूरा आर्टिकल 234 तक जो है, पूरा राज्यपाल को वन वे और अदर वे डील कर रहा है। अभी हम लोग वही देखने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि अभी आपने देखा कि 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है, जो राज्य का प्रधान होता है और राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। समझ रहे कि समझ रहे? अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति क्या होता है? राज्यपाल में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के सहयोग से करता है। समझ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 154 में क्या कहा गया है कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है।
समझ रहे? और आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ रहे हैं? यूजुअली मान्यता बना हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए, लेकिन इस परंपरा को यूजुअली माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन यूजुअली ये व्यवस्था किया गया है, बहुत सारे जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, सब ने रिकमेंड किया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य सरकार से परामर्श लिया जाना चाहिए। लेकिन इसका हमें कई दफ़ा अनदेखा किया जाता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये भी यहाँ पर देखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो कैसे होता है? राष्ट्रपति के सील एंड सिग्नेचर से। सील एंड सिग्नेचर का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? सील एंड सिग्नेचर का मतलब मोहर एक वारंट होता है जिसमें राष्ट्रपति का मोहर होगा और सिग्नेचर होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे थे? राष्ट्रपति के सील एंड सिग्नेचर से होता है। क्लियर है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। वैसे तो कहा जाता है कि 5 साल होता है, लेकिन यूजुअली ये प्रेसिडेंट के इच्छा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? और इस बीच अगर ज़रूरत पड़े तो राज्यपाल का ट्रांसफ़र भी होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा सकता है। इन जनरल राज्य का राज्यपाल का समझ रहे हैं, कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। समझ रहे हैं? देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ये जो है वर्चुअली जो आर्टिकल 157 में क्या है कि ये जो है उसके नियुक्ति के लिए योग्यता, इसके नियुक्ति के लिए बहुत साधारण सी योग्यता बनाया गया है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उम्र हो। सर भारत का नागरिक और 35 वर्ष उम्र यही योग्यता राज्यपाल के लिए बनाया गया है। यूजुअली राज्यपाल जो होता है किसी लाभ के पद पर नहीं बैठा होता है और उस राज्य के बाहर का निवासी होता है। समझ रहे हैं? उस राज्य के बाहर का निवासी, लेकिन इसके भी कई अपवाद हैं। मतलब जूनागढ़ में जो हैदराबाद का निज़ाम को ही शुरू में हैदराबाद जब अधिग्रहण किया गया, तो हैदराबाद के निज़ाम को ही उसका राज्यपाल बना दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी एक दफ़ा पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री राज्यपाल बनाया गया, लेकिन इन जनरल ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होगा, बल्कि बाहर का होगा। तो योग्यता वही है कि वर्चुअली क्या है कि उसका भारत का नागरिक हो और उम्र 35 वर्ष हो। राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्त क्या है? वही सेवा शर्त है कि लाभ के पद पर ना होना चाहिए, उसे सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और या फिर उसका जो मतलब समझ रहे हैं? सेवा शर्त जो होता है वर्चुअली वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। समझ रहे हैं? उसका से वेतन इत्यादि जो होता है, वह राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। उसके वेतन इत्यादि में नियुक्ति के बाद दुष्प्रभावित करने वाला परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब उसके वेतन और से मतलब वेतन इत्यादि जो भत्ता इत्यादि में कटौती प्रस्ताव एंटरटेन नहीं होता, तो ये सब कुछ बना हुआ है। राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलता है। राज्यपाल का मतलब वेतन जो होगा वह क्या होगा? राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। वैसे राज्यपाल का सेवा शर्त राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित होगा, लेकिन जो ये वेतन इत्यादि होगा राज्य के संचित निधि पर। राज्यपाल द्वा राज्यपाल का शपथ राज्य का सर्वोच्च न्यायालय का राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। क्लियर है? दिस इज द बेसिक पॉइंट। वह संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। समझ रहे हैं? मतलब कर्तव्य निष्ठ ढंग से काम करने और संविधान की रक्षा करने के संविधान के अनुसार शासन करने का शपथ लेता है। ये भी जरा देख लीजिएगा। 160 में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ इन सर्टेन कंटीजेंसी। कुछ विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को समझ रहे हैं कोई खास कार्य दिया जा सकता है, कार्य निर्वहन करना होता है। जैसे किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल का भी कार्यभार दिया जा सकता है। तो उसमें जो राज्यपाल का जो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के तहत किया कि व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है और उसका जो वेतन का जो भत्ता का जो
आवंटन का सिद्धांत होगा और वैसा होगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। यानी अच्छा फिर देखते होंगे आप कि जैसे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार भी दिया गया है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 371 के तहत भी बहुत सारे राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार कुछ मिले हुए हैं। समझ रहे हैं? फिर आप देखते हो जैसे अनुच्छेद के बहुत सारे राज्य में जो अनुसूचित जनजाति वगैरह होते हैं, उसके संदर्भ में भी राज्यपाल को विशेष अधिकार कुछ होता है। फिर अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य के कार्यकारी क्षेत्र के दायरे में आने वाले विषय पर क्या होता है? क्षमादान का अधिकार होता है। उसे मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है और दूसरा उसे सैनिक न्यायालय के मामले में भी क्षमादान का अधिकार नहीं होता है और राज्य के कार्यकारी क्षेत्र के दायरे में आने वाले विषय पर क्षमादान का अधिकार रखता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? अब ये जो है राज्य के अधिकारकारी क्षेत्र का अधिकार का क्षेत्र ये अनुच्छेद 162 में किया गया है। समझ रहे कि राज्य के कार्यकारी क्षेत्र का अधिकार बढ़ाया या प्रभावित किया जा सकता है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर। अनुच्छेद 163 से लेकर 167 तक आप देखते हो राज्य के मंत्री परिषद का प्रावधान है कि अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल के सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये मतलब ये जो अनुच्छेद 163 है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इस मायने में है कि इसमें मतलब वे मतलब परामर्श कहाँ-कहाँ लेगा और कहाँ परामर्श नहीं लेगा, इसका कोई क्लियर कट डिमार्केटिंग लाइन नहीं है। तो उसी में जनरली कई दफ़ा क्या होता है, विवाद हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है कि आया था कि अनुच्छेद 163 जो है, राज्यपाल को इस मामले में एक तरह से न्यायाधीश बना देता है। न्यायाधीश इस मायने में कि वह किस विषय पर राज्य के मंत्रिपरिषद से परामर्श करेगा और किस विषय पर नहीं करेगा, ये वो कई दफ़ा खुद तय करता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा होता लगता है। ये किस वजह से कई दफ़ा देखते होंगे वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेक से काम करने लगता है और उसके कारण राज्य सरकार से खटपट हो जाता है। यही कारण है कि पिछले दिनों कई राज्यों में जो चांसलर का पद होता है वह राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री ने खुद ले लिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि चांसलर का पद जो होता था पहले राज्यपाल का होता था, अब उसको किसने ले लिया है? मुख्यमंत्री ने ले लिया है। क्लियर है? क्योंकि उसमें यही होता था कि मतलब वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल कई दफ़ा अपने मन से कर देता था, जिसके कारण राज्य सरकार से गतिरोध हो जाता था। समझ रहे हैं? और इस कारण इसको देखते हुए और पिछले दिनों और भी बहुत सारा देखने से आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, समझ रहे हैं? उसका जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बना है अभी, जो बिहार में उसका चांसलर शायद मुख्य प्रधानमंत्री है। समझे? तो उसी के तर्ज पर राज्यों में भी अब बहुत सारे लोग जो हैं, वह क्या करने लगे कि मतलब राज्य के यूनिवर्सिटी का चांसलर मुख्यमंत्री हो। तो इस तरह की व्यवस्था चल पड़ी है आज की तारीख में। समझ रहे? तो 163 में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो राज्यपाल का क्या है, ये बनाता है, क्या कहते हैं आपका एक मामले में न्यायाधीश बना देता है। समझ रहे? अनुच्छेद 164 में क्या है, मतलब राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि का प्रावधान है। समझ रहे? राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल अपने स्तर पर नहीं कर सकता, वह मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मंत्रियों का कार्यकाल मतलब मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं और सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति या विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। समझ रहे हैं? उनका वेतन राज्य के विधायिका द्वारा निर्धारित होता है और अन्य उनके सेवा शर्त वगैरह। समझ रहे हैं? इनका कार्यकाल वही होता है जब तक कि उनका बहुमत जब तक बहुमत रहता है तब तक रहता है। यूजुअली 5 साल माना जाता है, लेकिन विधायिका में बहुमत पर निर्भर करता है कि जब तक उनका विधायिका में बहुमत रहता है, तब तक वो पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 165 में क्या है, इस जो राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
समझ गए नहीं सर? अनुच्छेद 166 मैंने आपको बताया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे अनुच्छेद 77 केंद्र में है, उसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 166 है। समझ रहे हैं? तो इस अनुच्छेद के तहत क्या है, राज्य के शासन के कार्य विभाजन और कार्य संचालन अधिनियम मैनेज होता है। समझ रहे? इसी के तहत बिहार कार्यकारी नियमावली बनाया गया है। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो उसके बाद आप देखते हैं 168 में क्या है, आपका ये जो है ना 67 में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल जो होता है उसको अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगे, और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्यपाल को रिपोर्ट दे। मतलब राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी मामले में रिपोर्ट मांग सकता है। वह चाहे तो अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। वह वैसे मामले को राज्य के मंत्री परिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर मंत्री ने निर्णय ले रखा है, लेकिन मंत्री परिषद द्वारा निर्णय होना शेष है। तो वो सब हो गया। फिर अनुच्छेद 164 से शुरू हो जाता है आपका, मतलब क्या होता है आपका 68, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राज्यपाल क्या होता है, राज्य विधायिका का अंग होता है। तो राज्य का जो विधायिका हुआ, राज्यपाल, राज्य का विधानसभा और किस राज्यों में जहाँ विधान परिषद है, इनसे बनता है। क्लियर है? तो राज्यपाल राज्य के विधायिका का अंग होता है हमारे, और उसे राज्य विधायिका का सत्र का आह्वान करने, अवसान करने, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और विधानसभा भंग करने का अधिकार होता है। वह प्रत्येक नवगठित विधानसभा को संबोधित करता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष राज्य विधायिका के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। उसे विशेष अधिवेशन बुलाने का भी, विशेष संबोधन का भी अधिकार है। और ये जो अनुच्छेद, ये अभी कंट्रोवर्सी में था 200 के तहत। 200 के तहत क्या होता है, वर्चुअली राज्यपाल को वीटो का अधिकार है। तो राज्यपाल जो है वीटो का अधिकार रखता है कि कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति देना लंबित कर सकता है, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और तीसरा, वो जो है अगर निजी विधेयक हो तो उस पर अनुमति देने से मना भी कर सकता है। और अनुच्छेद 201 के तहत क्या है, वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये जो है, ये पिछले दिनों इसी आर्टिकल पर तमिलनाडु में या केरल में हिच हो गया था, तमिलनाडु में भी और केरल में भी, कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए कई विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए सुरक्षित रख दिया राज्यपाल, और बहुत टाइम लग गया, जिससे राज्य में काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो मामला बहुत आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को मतलब फटकार लगाई और कहा कि आपका काम जो है समय सीमा के अंदर में इसका निष्पादन करना है, इसे आप अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं कर सकते। समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो 201 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके तहत किसी भी विधेयक को राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 213 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है कि राज्य का विधायिका यदि सत्र में ना हो और कार्य अनिवार्य प्रकृति को है, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश बना सकता है। वह अध्यादेश जो होता है विधान के समान, राज्य के विधि के समान होता है। समझ रहे? लेकिन राज्य विधायिका के सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर उसे अधिनियमित होना आवश्यक होता है, अदरवाइज वो निरस्त हो जाता है। फिर अनुच्छेद 217 के तहत क्या होता है कि जो हाईकोर्ट की नियुक्ति में, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो उसमें राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श ले सकता है। तो नियुक्ति में परामर्श का प्रावधान है। और 233 में क्या होता है, राज्यपाल जो होता है राज्य में राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और 234 में क्या है, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो जितने भी मैंने अभी आर्टिकल आपके साथ डील किया, ये सब वन वे और अदर वे किससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल राज्य प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। समझ रहे? और मतलब कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में प्रभावी संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है।
बराबर है? क्लियर है? अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। ठीक सर है? बोले सर, जो दो सर हाँ, जो बोलिए। 217 सर 217 अनुच्छेद बताया है, हाँ, तो सर हाँ। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। नहीं, नहीं, राज्यपाल न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। जितना भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है ना, वो करता है राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? लेकिन राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने का प्रावधान है। मतलब चीफ मिनिस्टर गवर्नर कैन बी कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट। समझ में आया आपको? यस सर। सर बट जो भी डिसीजन मेकिंग का स्टेक होता है, मतलब हमको ये गवर्नर वाला पोजीशन बहुत फॉर्मल पोजीशन लगता है कि बस हम्म, ऐसे ही नाम के लिए ये पोजीशन है, बाकी हम्म, इसके हाथ मतलब इनके हाथ में पावर्स नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि लेकिन जैसे अगर आप देखिएगा कि एक राष्ट्रपति है, एक राज्यपाल है, समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वर्चुअली राष्ट्र के प्रधान होते हैं और राज्यपाल होते हैं राज्य के प्रधान। ठीक है? तो यस जैसे सर। राष्ट्रपति के पास जो होता है, जो अधिकार है उससे कहीं ज्यादा दायरा होता है राज्यपाल का। जैसे अभी आपने तुरंत बताया, उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि अनुच्छेद 356 जो होता है ना, जब राज्य में अनुच्छेद 356 लगा होता है तो उसमें राज्यपाल पूरा राज्य का कर्णधार की भूमिका निभाता है, कर्ता धर्ता की भूमिका निभाता है। उसमें राज्य का मंत्री परिषद जो रहता है निरस्त रहता है या भंग हो जाता, खत्म हो जाता है। समझ रहे कि नहीं यस सर, समझ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस टाइम। रहे? तो समझ रहे हैं? और दूसरी बात जो होता है कि देखिए राज्यपाल जो है वर्चुअली राज्य सरकार के काम में मतलब कैटलिस्ट फैक्टर का काम करता है। समझ के समझ, अगर सरकार का राज्य सरकार का राज्यपाल से संबंध अच्छा हो तो काम अच्छा चलता है, राज्य में स्वस्थ परंपरा का विकास होता है और केंद्र से लाभ भी अच्छा मिलते रहता है। लेकिन अगर राज्यपाल के साथ संबंध खराब हो जाता है तो फिर गलत परंपरा का भी आगाज हो जाता है और फिर खटपट अनावश्यक रूप से और फिर व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो अभी उपराष्ट्रपति है पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, कितना ये होते रहता था, टस्सल चलते रहता था, आपने याद होगा। समझ रहे हैं? और अभी जो राज्यपाल है उनसे भी टाइम, लेकिन पहले वाला का राज्यपाल का ज्यादा टसल चलता था। और अभी आप देख रहे होंगे केरल में देख रहे होंगे, तमिलनाडु में देख रहे होंगे, इस तरह सा चर्चा होते ही रहता है। कई दफा कुछ लोग बोलते भी हैं कि राज्यपाल के पद को समाप्ति कर दिया जाए, इस पद का कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूंकि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन ऑफ स्टेट है, इसमें संघात्मक प्रवृत्ति पर एकात्मक प्रवृत्ति हावी है। समझ रहे हैं? इस कारण क्या है, राज्यपाल के पद को समाप्त करना ये तो उचित नहीं होगा। हाँ, अब ये बात है कि जो ग्रे इलाका है जहां पर राज्यपाल का भूमिका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है तो उसको डिफाइन किया जाना चाहिए, प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, ताकि स्वविवेकीय भूमिका कम से कम हो। मेरे बात समझ रहे हैं? राज्यपाल का पद जो कंट्रोवर्शियल क्यों है, सौ विवेकीय भूमिका को लेकर उसको बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए, समझ रहे हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जैसा मतलब आप समझ लो कि राज्य का सरकार का ऑटोनॉमी जो है, समझ रहे हैं, उस थोड़ा पूरी तरह ऑटोनॉमस इस मायने में नहीं है। इट इज बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अधिकार देती है कुछ मायने में, किस हद तक अलाउ करती है, किस हद तक उस पर उसे फ्री हैंड देती है, उस पर भी बहुत मायने में निर्भर करता है। जैसे बहुत सारा आर्टिकल मैंने आपको बताया था, 256, 257, 258, 261, 262, बहुत सारे ऐसे का आर्टिकल है जिसके माध्यम से क्या होता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अगर आपको और कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं आपको फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि राज्यपाल का पद जो है उतना भी कमजोर नहीं है और उतना भी मतलब कह सकते हैं अनावश्यक नहीं है जितना यूजुअली समझा जाता है और व्याख्या किया जाता है। खासतौर पर जब केंद्र और राज्य के बीच संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं
तो उस परिस्थिति में राज्यपाल ही एक संपर्क सूत्र रहता है, जो इनके बीच बेहतर भूमिका निभाने में महती भूमिका निभाता Yes, sir. है कि नहीं? सो दिस इज़ द बेसिक अगर राज्यों के साथ मतलब अगर राज्य में जैसे बहुत सारा आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखोगे, तो राज्यों की प्रवृत्ति वहाँ बहुत सारा क्षेत्रीय दल हो जाते हैं। कई दफ़ा तो कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे होते हैं, जिनका मैनिफेस्टो और कार्य व्यवहार देश की अखंडता, एकता के लिए खतरा बन जाता है। तो उस परिस्थिति में समझ रहे हैं, राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यस। ठीक सर है? एक बार आर्टिकल 160 दोबारा समझा दीजिए ना, वो डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस वाला। कहाँ आर्टिकल 160। ठहरिए 1 मिनट, 1 मिनट ठहरिए। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का निर्वहन, जैसे आप देखते हो कि कुछ मतलब राज्यपाल का दो तरह का कार्य है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वह जो है मतलब जैसे किसी खास परिस्थिति में यदि किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल इस उपलब्ध ना हो तो उसको स्पेसिफिक कार्य दिया जा सकता है, समझ रहे हैं? या फिर कुछ जनजातीय क्षेत्र हुआ या और से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक मामला है तो वो कार्य भी उनको दिया जा सकता है, समझ रहे हैं? तो वही सब कुछ कंटीजेंसी सिचुएशन है, इसमें राज्यपाल के कार्य का निर्वहन का प्रावधान किया गया। हेलो, यस सर। ठीक है? यस सर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझ रहे हैं? राज्यपाल की भूमिका जो हम लोग उसका कार्य को ज़रा चेक करते हैं, तो कार्य क्या है? जैसे आपको देखिए राज्यपाल के अधिकार और कार्य हम लोग अभी देख रहे हैं। तो राज्यपाल के अधिकार और कार्य क्या है बतलाया जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है राज्यपाल का जो कार्य है वह लगभग राष्ट्रपति के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्य का अंतर समझना थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा कि दोनों के जब भूमि हम लोग शक्ति देखेंगे तो कुछ उसमें अलग हो जाएगा। वैसे तो समझ रहे हैं देखते हैं हम लोग। जैसे राज्यपाल का भी वही अधिकार है और राष्ट्रपति का है और हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसको कई वर्गों में बाँट कर व्याख्या करते हैं। जैसे आप देखिए जैसे कार्यकारी शक्ति इसमें राज्यपाल जो है अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करता है। विधायी शक्ति जिसमें राज्यपाल अपने विधायी अधिकारों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और ये जो है स्वविवेकीय शक्ति, ये बहुत ये जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति को ये वाला अधिकार कम से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वविवेकीय वाला, लेकिन राज्यपाल को इस मामले में कुछ अधिकार है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ जो है कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या हुआ? राज्य के जितने भी कार्यकारी क्रियाकलाप होंगे सब किसके नाम संपन्न होंगे? राज्यपाल के नाम संपन्न होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और राज्यपाल को अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य और मंत्रियों के कार्य विभाजन और राज्य के कार्य कुशल कार्य संचालन के संदर्भ में अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो हमारे यूजुअली क्या होता है, वह राज्य में बहुमत दल जो विधायिका के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय क्या करना पड़ता है उसे? अपने स्वविवेक से यहाँ पर देखिए राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, तो किसे राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाए, इसमें वह स्वविवेक से काम करता है। क्लियर है? अब जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या करता है? राज्य में जितने संवैधानिक पद हुए, जैसे कैसे हुआ? आपका राज्य का महाधिवक्ता हुआ, फिर राज्य का लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हुए, फिर राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हुए, समझ रहे हैं? फिर राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हुए और पिछड़ा वर्ग आयोग हुए, इन सब के जितने भी कार्यकारी, संवैधानिक और सांविधिक अभिकरण है, उनके प्रधानों की नियुक्ति करता है। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं? इसके अलावा उससे क्या होता है बाय द वे, मुख्यमंत्री से रिपोर्ट लेने का अधिकार होता है, हमारे कार्यकारी मामले में।
क्लियर है? और जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा होता है, तो उस समय उसे बहुत सारा कार्यकारी शक्ति हो जाता है, अधिकार प्राप्त। उस समय वह मतलब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के समस्त कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करता है। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो क्या-क्या कार्यकारी अधिकार में आ गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, फिर उसके बाद आपका मतलब कह सकते हैं राज्य में जितने संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा आप कह सकते हो मुख्यमंत्री से परामर्श रिपोर्ट लेने का अधिकार, समझ रहे हैं? और फिर आप कह सकते हो कि वर्चुअली क्या होता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो वह वर्चुअली समस्त कार्यकारी अधिकारों का स्वयं प्रयोग करता है। अब विधायी शक्ति में क्या हुआ? राज्यपाल जो हुआ राज्य विधायिका का अंग हो गया और वह सत्र को संबोधित करता है, नवगठित विधानसभा को संबोधित करता है, प्रथम सत्र को संबोधित करता है, उसे विधानसभा सत्र का आह्वान करने, अवसान करने का अधिकार होता है, उसे विधानसभा भंग करने का अधिकार होता है। समझ रहे हो? वह राज्य में अगर विधान परिषद हो, तो उसमें 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है विभिन्न क्षेत्रों से। पहले वह एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था विधानसभा में, वो प्रावधान अब खत्म हो गया, समझ रहे हैं? इसके अलावा उसे जब विधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद नियुक्त नहीं हुआ हो, तो निर्वाचित नहीं हुआ, तो किसी वरिष्ठतम सदस्य को उसकी अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। वह चुनाव आयोग के परामर्श से विधानसभा सदस्यों के नियोक्ता संबंधी प्रश्न पर विवाद कर निपटारा कर सकता है, समझ रहे हैं? उसे उसकी अनुमति के बाद ही कोई कानून जो होते विधि कानून बनते हैं, समझ रहे? उस बाबत उसको मतलब वीटो का अधिकार है। वह राज्य विधायिका को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, समझ रहे? और जब विधायिका सत्र में ना हो, तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश बना सकता है, अध्यादेश द्वारा कानून बना सकता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? ये विधायी यस शक्ति के सर। राज्यपाल का। वित्तीय शक्ति के संदर्भ में क्या हुआ? अनुच्छेद 202 के तहत क्या होता है? वह राज्य का बजट, जिसको राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, तैयार करता है और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। व्यवहार में वे कार्य कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री करते हैं। कोई भी धन विधेयक और विधि विधेयक उसके अनुमति के बाद ही क्या होता है? राज्य विधायिका में पेश किए जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी धन विधेयक और विधि विधेयक उसकी अनुमति के बाद ही राज्य विधायिका में उसके अनुच्छेद, इसके अलावा वह जो होता है मतलब ऐसा वित्तीय आपात का, तो ऐसे ने राज्य में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। जैसा कि आप देखते होगा अनुच्छेद 243 के तहत 73वां 74वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर, उसके अनुशंसा पर मतलब राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच आवंटन का सिद्धांत और निर्धारित करता है या उस पर काम करता है। क्लियर है? तो वित्तीय अधिकार में आता है। क्लियर? अब न्यायिक अधिकार में क्या है? न्यायिक अधिकार में पहली बात तो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उससे परामर्श ली जाती है। फिर वह राज्य में उच्च जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा उसे भी राष्ट्रपति के जैसा क्षमादान का अधिकार है। समझ, राष्ट्रपति को जिस प्रकार क्षमादान का अधिकार है उसी प्रकार उसी इसके अलावा वह मुख्यमंत्री के विरुद्ध, समझ रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार का मामला बनता हो तो अभियोजन की अनुमति देने का अधिकार रखता है। तो ये सब न्यायिक अधिकार के दायरे में आता है। मंत्री या मुख्यमंत्री के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार इत्यादि का मामला बनता हो, सब आपराधिक मामला बनता हो और अभियोजन चलाना हो, तो उसमें अनुमति देने का अधिकार रखता है। स्वविवेकी अधिकार। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करता है। जैसे अनुच्छेद अगर के राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ना चल रहा हो, तो वह मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा कर सकता है। उसे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगने का अधिकार होता है विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र में जहाँ पर मतलब स्पेशल ऑटोनोमस काउंसिल है, वहाँ और वहाँ लाइसेंस मिनरल एक्सप्लोरेशन का, उससे जो रॉयल्टी होता है उसके निर्धारण संबंधी
मामले में अधिकार रखता है। इसके अलावा आपको मैंने बोला महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ, मिज़ोरम हुआ, ये सब में राज्यपाल को अनुच्छेद 371 के तहत क्या है, कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है। समझ रहे हैं? वह विशेष विकास प्राधिकरण की स्थापना कर सकता है, समझ रहे हैं? और जैसे सौराष्ट्र में है, गुजरात में, समझ रहे हैं? और रिपोर्ट कर सकता है। हर राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्य में कानून और व्यवस्था को लेकर है, कुछ राज्य में मतलब कह सकते हैं शासन को लेकर है, कुछ राज्य में विकास को लेकर है, तो अलग-अलग राज्यों इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि जो 371 के तहत राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला हुआ, उसका दायरा क्या है? क्या किस तरह से महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है, नागालैंड में क्या है, असम में क्या है, मणिपुर में क्या है, वो आपको आ सकता है और इसको आपको मैनेज करना होगा। क्लियर है? मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरह का। समझ रहे हैं? कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, कहीं मतलब प्रशासन को लेकर, कहीं पर्वतीय क्षेत्र के प्रशासन को लेकर, कहीं विकास को लेकर, इस तरह से बना हुआ है। कहीं जो बंजर भूमि क्षेत्र के विकास को लेकर, इस तरह से बना हुआ है। 42वां देखिए 3 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आर्टिकल जो हुआ आपका अनुच्छेद 153 जिसमें क्या है राज्यपाल का अधिकार पद का प्रावधान किया गया है। फिर 163 जिसमें राज्यपाल जो होता है वह क्या करता है आपका न्यायाधीशों मतलब कहता है मंत्रिपरिषद का गठन करता है। समझ रहे हैं? उसका मंत्रिपरिषद का प्रावधान जिसमें वो न्यायाधीश का भांति काम करता है। 164 में क्या होता है, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये सब जो आर्टिकल है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और जनरली इसी पर डिबेट भी होता है, इसी पर कंट्रोवर्सी भी हो जाता है। जैसे आपको मैंने बोला राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए, राज्य सरकार से परामर्श लिया जाना चाहिए। यूजुअली उसका इग्नोर किया जाता है। फिर राज्यपाल जो है किन बातों को अपने इच्छा से करेगा और किन बातों को मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, इसमें भी कई दफा कंट्रोवर्सी हो जाता है। समझ रहे? फिर हो गया आपका जब किसी दल को बहुमत ना मिले तो किसे मुख्यमंत्री बनाए, फिर मुख्यमंत्री में द्वारा बहुमत का निर्धारण कहाँ हो, संसद के पटल विधायिका के पटल में हो या कई दफा पैरेड, कई दफा आप देखते होंगे बहुत सारा पैरेड होता है, तो लेके विधायकों को दिल्ली लेकर राष्ट्रपति भवन के समक्ष पैरेड कराया था। बड़ा कई दफा ड्रामा देखने को इस बाबत देखने को मिला है। समझ रहे? तो ये 3 आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब 42वां और 44वां संविधान संशोधन यहाँ थोड़ा उसी प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर होता है। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राज्यपाल काम करने के लिए बाध्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे अनुच्छेद मतलब राष्ट्रपति राज्य के केंद्र के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करने के लिए बाध्य। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में उसे एक बार प्रस्ताव वापस करने का प्रावधान किया गया कि वह चाहे तो एक बार प्रस्ताव वापस कर सकता है, लेकिन अगर वह प्रस्ताव फिर पास हो गया तो उसको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध को भी प्रभावित करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस मायने में हो गया। क्लियर? ठीक है? हेलो। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने देखता है कि कौन कौन सा मुद्दा है जिस पर राज्यपाल का मतलब होता है, मतलब कंट्रोवर्सी होता है। शुरू से, आज से नहीं, बल्कि मुझे याद आता है जब शुरू में सरोजिनी नायडू और बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनको राज्यपाल बना दिया गया और राज्यपाल बनने के बाद जब वो राज्य में काम करने के लिए आए तो उन्होंने जो महसूस किया उस पर बहुत तरह कमेंट देखने को मिलता है। ये सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसा राज्यपाल का पद होता है। समझ रहे? सोने का पिंजरा है, पंछी लेकिन बंद है, कुछ कर नहीं सकता है। बहुत पहले सरोजिनी नायडू ये सब का स्टेटमेंट था शुरू के दिनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का पद जो है ना, आप देखते हो कि वह राज्य का प्रधान है, राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है और फिर वह राज्य विधायिका का अंग है, राज्य का प्रथम नागरिक है, ये सब तो है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योग्यता क्या है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। यूजुअली क्या होता है, भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष उम्र होना, इसको वोट में कई दफ़ा दलगत राजनीति में संलग्न लोगों को भी राज्यपाल बना दिया जाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और जिससे शासन पर गलत प्रभाव पड़ता है। फिर आपको मैंने बताया कि नियुक्ति नियुक्ति में भी राज्य के मंत्रि परिषद से या राज्य सरकार से परामर्श, वो भी यूजुअली ओवरलुक किया जाता है, जिससे भी राज्यपाल राज्य राज्यपाल राज्य में बाहर ऊपर से थोपा गया जैसा प्रतीत होता है। क्लियर है? फिर राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका कैसे बताइए? दोहरी भूमिका दोहरी भूमिका क्या है? एक भूमिका तो है वह राज्य का संवैधानिक प्रधान है, और दूसरा क्या है बतलाइए? राज्य का संवैधानिक प्रधान हो गया, और दूसरा है कि वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। अब इसी को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, अब इसी को केंद्र बिंदु में मान करके पिछले दिनों प्रतिनिधि, कठपुतली, एजेंट, रबर स्टाम्प, इस तरह का नहीं, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, समझ रहे कि राज्यपाल का पद जो होता है कठपुतली का जैसे होता है, केंद्र सरकार का कठपुतली, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये मतलब रबर स्टाम्प, जब क्वेश्चन बीपीएससी में आ गया, काफी हंगामा हुआ, तो फिर बीपीएससी हरकत में आया, और जो टीचर ने इसको, जो पैनल ने इस क्वेश्चन को बनाया था, उसको, उस पैनल को ही बाहर कर दिया, समझ रहे हैं? और फिर मतलब इस पर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन देके इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ दोहरी भूमिका तो है, एक है राज्य का संवैधानिक प्रधान और एक होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, समझ रहे हैं? उसी का जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो उसका आंसर यहाँ है। एक बार यूपीएससी में या बीपीएससी क्वेश्चन है, एक अच्छा राज्यपाल राज्य के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, और एक बुरा राज्यपाल राज्य के लिए बहुत बुरा सिद्ध हो सकता है। तो ये अच्छा राज्यपाल और बुरा राज्यपाल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो बीपीएससी क्वेश्चन है, अच्छा राज्यपाल किसको कहेंगे? मैंने जैसे बताया कि जैसे राम गोविंद, जैसे कह सकते हो ये कहते एस आर गवाई को ले सकते हैं। राम गोविंद कोविंद जो थे, जो उपराष्ट्र बाद में राष्ट्रपति बने, उनको आप अच्छा राज्यपाल बोल सकते हो। जबकि सुंदर सिंह भंडारी हुए, बूटा सिंह हुए, ये सबको आप खराब राज्यपाल बोल सकते हो। समझ रहे? बिहार के बारे में बोल रहे, समझ रहे? क्योंकि जब राज्यपाल संवैधानिक मतलब मर्यादा में रहकर कार्य करे, राज्य के हित में काम करे, राज्य का पर पल पक्ष को बेहतर ढंग से केंद्र के समक्ष रखे, राज्य के लिए विकास के नए नए योजनाएं, संभावनाएं बटोरे, तो उस राज्यपाल को अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन जब राज्यपाल मतलब दलगत राजनीति में संलग्न हो, समझ रहे, केंद्र राज्य सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, समझ रहे, या फिर मतलब कह सकते हो राज्य सरकार के परामर्श को अनदेखा करे, मनमानापूर्ण आचरण करे, भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो, तो वैसे राज्यपाल को हम लोग क्या बोलेंगे? खराब राज्यपाल कहेंगे। और बूटा सिंह जो थे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल कभी रहे, अरे उनका एक बेटा एक बेटी था, क्या ना, बबली और बंटी, क्या ही नहीं क्या नाम था उन लोग का। एक बार बिहार में मेरे को याद आता है, गर्मी प्रचंड चल रहा था, समझ लगता है गर्मी बहुत जबरदस्त था, और 2 दिन तक, एक ये 2 दिन लगातार बिजली गायब कर दिया, कि वो बिजली जा रहा है गाँव में, किसानों को इरिगेशन के लिए बिजली सप्लाई होगा। अब शहर में बिजली बिल्कुल गायब। नतीजा क्या हुआ कि ताबड़तोड़ इन्वर्टर जितना बाजार में था सब बिक गया। सब इन्वर्टर, जितना इन्वर्टर था सब बाजार में बिक गया। समझ रहे हैं? हमने लोग बोला था कि उसके पहले जो था ना, बूटा सिंह का बाल बच्चा जो था, उन लोग का पार्टी दिया गया था मौर्या होटल में, वो इन्वर्टर कंपनी वाले उन्होंने दिया था कि सर ऐसा कुछ करिए जिससे फिर दरोगा और रोगा का सर नियुक्ति हो रहा था, बहुत पैसा रिश्वत लेने देने का आरोप लगा था, समझ रहे हैं? तो इस तरह से मतलब बूटा सिंह या सुंदर सिंह भंडारी भी जो थे, दलगत राजनीति में बहुत ज्यादा संलग्न काम कर रहे थे, तो वो खराब परंपरा का आगाज देखने को मिलता है।
और यही जब एस.आर. गवई थे, हमारे वो एस.आर. गवई का बिहार में पोस्टिंग उसमें हुआ था जिस समय बिहार का एक बच्चा महाराष्ट्र गया था और पुलिस इनकाउंटर हो गया था उसका। मतलब असम और बिहार, महाराष्ट्र और बिहार के बीच संबंध बहुत खराब उस समय चल रहे थे महीने में। उस समय उनकी नियुक्ति बिहार में हुई थी। बड़ा उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बहुत अच्छा काम किया था, शिक्षा प्रणाली को बहुत दुरुस्त कर दिया। और मुझे याद आता कि फिर उनका केंद्र सरकार ट्रांसफर कर दिया केरल। जब केरल ट्रांसफर, मतलब उनकी वाइफ जो थी वह राज्य के विकास के लिए खुद रोड पर चली आई और महिलाओं का अगुवाई की। जब राज्यपाल जा रहे थे बिहार से, समझ रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो गया था, तो बहुत सारे लोग जो उनको विदा करने आए थे, पहली बार देखा गया किसी राज्यपाल के विदाई समारोह में रोना रोना धोना मचा। लोग की आंखें नम हो गई, नहीं चाह रहे थे लोग गवई यहाँ से जाए। समझते, इस तरह का अगर राज्यपाल रहता है जो राज्य के लिए हित में काम करता है, राज्य के विकास को आगे बढ़ाता है और केंद्र के पक्ष सब समझ राज्य का पक्ष बेहतर रखता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंध को बेहतर ढंग से निभाता है, तो निश्चित रूप से उस राज्यपाल को हम अच्छा राज्यपाल कहेंगे। और वही राज्यपाल अगर दलगत राजनीति में इन्वॉल्व हो, षड्यंत्र रचे, गलत परंपरा को अंजाम दे, भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो, तो उसको हम लोग बुरा राज्यपाल कह सकते हैं। ये दोनों तरह की व्यवस्था मतलब हम लोग भारत में देखें। क्लियर है? तो चलिए, अभी जैसे आपसे कोई पूछता हो कि ये जो केरल के राज्यपाल, उनको आप अच्छा राज्यपाल कहेंगे या बुरा राज्यपाल कहेंगे, ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा कहना। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दो तो आप मतलब इस तरह से क्वेश्चन को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं, बीपीएससी एक दफा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मेरे को इस तरह से नाम लेकर बतलाना भी ठीक नहीं लगता है कि ये अच्छे राज्यपाल, ये बुरे राज्यपाल है कि नहीं। आप इन जनरल बोल सकते हो कि वह व्यक्ति जो दोहरी भूमिका बेहतर ढंग से निभाता है उसको अच्छा राज्यपाल कहेंगे, और जो किसी तरफ झुका हुआ हो तो उसको बुरा राज्यपाल कहेंगे। जैसे मेरे को लगता है एक पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे किदुबई, AR किदुबई या क्या नाम था, वो उनका राज्य के साथ कुछ ज्यादा ही झुक गए थे। और अपना बिहार में भी लगता है कोई थे किदुबई थे जिस समय, कोई कोई किदुबई थे जिनके कार्यकाल में राजभवन में बटेर वगैरह का पालन होता था और बिक्री होता था। अरे बटेर का खेती मतलब कल्टीवेशन होता था। तो ये सब दैट इज नॉट गुड ट्रेडिशन, ये सब अच्छी कन्वेंशन नहीं है। यह पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पद से बहुत अपेक्षाएं हैं, इस पद का राज्य शासन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, केंद्र शासन के साथ इसके संबंध पर इस पद का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। तो मान्यता यही है कि पद बेहतर ढंग से भूमिका निभाए और राज्य का साथ साथ देश की जो संप्रभुता हो, अखंडता हो, एकता हो, उसको भी समुचित जगह दे, तवज्जो दे, और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें। तो ये टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था राज्यपाल के बारे में। ठीक है, हेलो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर बोलेंगे सर, नो जो सर, मतलब समझ केंद्रीय गए सचिव सर, होते बट हैं। अभी जो हाँ, केंद्रीय सचिव तो कोई होते नहीं है जी। केंद्रीय मतलब केंद्र में विभागीय सचिव होंगे या फिर कैबिनेट सचिव होंगे, प्रधान सचिव होंगे। बोलिए। सर वही सर, कैबिनेट सचिव सर तो उसको मतलब रिटायर के बाद तो राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये जनरली मतलब माना यही जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो उसके लिए, हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट है, बहुत सारे आर्मी का ऑफिसर है, बहुत सारे पॉलिटिशियन है, सब बनते हैं राज्यपाल। मतलब सर जो मतलब कि कैबिनेट मंत्रालय जो सेक्रेटरीट है सचिवालय, उसमें सर हाँ आपको पिक भेजे हुए थे बुक का, तो सर इसका हाँ, उत्पत्ति कैसे मतलब ये कि। नहीं, अच्छा लगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। तो वहां से प्रश्न तो बन सकता है मतलब मेंस में। ओह अच्छा अच्छा, अरे मेंस में उतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछता जनरली, और लेटेस्ट अभी जो चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछेगा। अभी जो चल रहा है ना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनता है।
वो इतिहास में उतना ज्यादा जाता नहीं है। वो क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत पुराना टाइप का, माउंट बेटन सब वाला चल रहा था। वैसे अच्छा है, So, आजादी दैट इज गुड। हाँ, आजादी के समय देखिए ये पद जो है ना, कुछ जैसे मुख्यमंत्री मंडलीय सचिव हुआ, पीएमओ वाला हुआ, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये शुरू से इम्पोर्टेंट रहा है। जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, सब में ये चर्चा में रहता है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था पीएमओ, समझ रहे हैं? ये तो रहता ही है। अब मैंने आपको क्या मतलब, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि अगर परिस्थिति वैसा हो जाता है, व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, तो पद कार्यालय महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कल हम लोग यस राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री और राज्य सचिवालय वगैरह टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ठीक है देन, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। टॉपिक इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन लाइएगा। ओके सर। ठीक है, ओके।